मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। हम बीए पाठ तृतीय के सिलेबस पॉइंट मराठा साम्राज्य का उत्थान, शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके बाद में उनकी वंशावली, उसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की। और उसी व्याख्यान में हमने देखा कि 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ, 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। उनके दो पुत्र थे, संभाजी एवं राजा राम। उनकी भी अपन ने वंश की स्थिति देखी। संभाजी की पत्नी थी यशोबाई और उनका पुत्र था शाहू। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई और उनका बेटा था शिवाजी द्वितीय। यह इनकी वंशावली रही। उसके बाद में 20 फरवरी 1707 एक ऐसी भारतीय इतिहास की बड़ी तिथि जिसमें अंतिम महान मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य पतन के दौर में, पराभव के दौर में आ जाता है। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। बंगाल, अवध, हैदराबाद और उसके बाद में बंगाल, बिहार व उड़ीसा, ये सब स्वतंत्र स्थिति में आते हुए चले जाते हैं। तो जो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था, इसके इतने बड़े रेवेन्यू थे, वह सारा धीरे धीरे विघटन के दौर में आने से स्थिति वहाँ पर कमज़ोर होती हुई चली जाती है, जिससे विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकतों को भी हिंदुस्तान में प्रवेश करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। अब अपन उसके आगे के पार्ट में मराठा साम्राज्य और पेशवाओं का उत्थान देखिए। मराठा साम्राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए जो सबसे एक विशिष्ट व्यवस्था थी, उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली के व्यवस्था को बनाने के लिए बनाया गया था जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे और उन 8 मंत्रियों को छत्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता था और निर्वाचन के साथ ही उनको उनका कार्यक्षेत्र भी सौंप दिया जाता था। विशिष्ट कार्य क्षेत्र में ही वो अपना कार्य किया करते थे। यहाँ पर अपने को समझना इसलिए जरूरी है कि मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और भारतीय आधुनिक इतिहास में भी पेशवाओं का बड़ा योगदान रहा। पेशवा चितवन ब्राह्मण जाति के थे, जो कि महाराष्ट्र में आज भी अपने बौद्धिक चातुर्य के लिए जानी जाती है। तो ये पेशवा जो थे वह पहले छत्रपति से ऊपर उठे और पहले अष्टप्रधान से ऊपर उठे और फिर छत्रपति से ऊपर उठते हुए अपनी शक्ति को स्थापित किया और ये वास्तविक शासक भी बन गए थे। पहले हम इनकी जो अष्टप्रधान जो नामक संस्था थी, उसके 8 मंत्री थे, उनके कार्यों को समझेंगे। देखिए, पहला जो सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण था वह था पेशवा का। पेशवा जो थे वह राजा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनके अधीन संपूर्ण कार्य राजा का और राजा के अधीन इन्हीं के द्वारा देखा जाता था, यानी कि ये प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पर कार्य करते थे और सारे के सारे जितने भी क्षेत्र थे राजकार्य के, उनको इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण पद था अमात्य या मजूमदार। यह वित्त एवं राजस्व मंत्री हुआ करता था और इसके द्वारा जितने भी रेवेन्यू कलेक्शंस की जो स्थितियाँ होती थी, उसके अधीन छोटे छोटे अधिकारी बनाए जाते थे। वह सारे, जैसे कि मैंने उनके पिछले व्याख्यान में चर्चा करी कि 2 प्रमुख कर थे, उसके अधीन और उप कर भी थे, लेकिन 2 प्रमुख कर थे। उसमें एक था सरदेशमुखी और दूसरा था चौथ। मैं दोबारा उसको व्याख्यायित करूं। सरदेशमुखी वह कर था जहां पर कि मराठे सीधे साम्राज्य किया करते थे, अपने शासन प्रशासन को चलाया करते थे और वहां से, वहां की जनता से वे उनके राजस्व का, उनकी उपज का 10% हिस्सा कर के रूप में लिया करते थे। उसे सरदेशमुखी कहते थे। और चौथ वह कर था जहां पर कि मराठे आक्रमण करते और आक्रमण करने के बाद में वहां के राजा को फिर से शासन सौंप देते थे और उसकी सुरक्षा की गारंटी के बदले उसके राजस्व का 25% हिस्सा मराठा लिया करते थे। तो ये 2 प्रमुख कर थे। इनके माध्यम से इनका रेवेन्यू बढ़ा और चलने लगा।
क्योंकि पठारी प्रदेश था, इसलिए वहाँ पर तत्कालीन समय कृषि की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तीसरा प्रमुख पद था वाकिया नवीस, राजा एवं दरबार के दैनिक कार्यों का विवरण रखना। यह लगभग गृह मंत्री के रूप में कार्य करता था और दैनिक प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी उनकी सारी देखरेख इसी के द्वारा की जाती थी। यह उनको नियमित और नियंत्रित किया करता था। चौथा पद था शुक नवीस या सचिव जिसे कहते थे। राजा के जितने भी राजकीय पत्र व्यवहार होते थे उन सारे पत्र व्यवहारों का लेखा जोखा, उनका लेखन करवाना, उनकी वहाँ तक पहुँच करवाना और उसके प्रति उत्तर में जो भी व्यवस्थाएं होती थी उससे राजा को अवगत कराना, ये सारा का सारा कार्य इस मंत्री का हुआ करता था। पांचवा प्रमुख पद था दबीर या सुमंत। यह विदेश मंत्री के रूप में काम करता था। राजा का और जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार की विदेश नीति वह अपनाता था, प्रसार की नीति अपनाता था, संधि की नीति अपनाता था, उन सारे विचार तंत्रों को लागू करने के लिए इस मंत्री को नियुक्त किया गया था और वह अपनी सारी व्यवस्थाएं इस क्षेत्र में किया करता था। छठा है सरे नौबत या सेनापति। इसका कार्य था सेना की भर्ती करना, संगठन व रसद की आपूर्ति करना। सेना के नवीन सैनिक कितने लेने हैं, कितने घोड़ों को वहाँ पर लेना है, कितनी व्यवस्थाएं वहाँ पर करनी है, अगर युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो उसकी रसद की स्थिति क्या है, और युद्ध नहीं है तो शांति काल के दौरों में सैनिकों का क्या कार्य होगा और उनकी रसद की क्या व्यवस्था होगी, वह सारा का सारा कार्य प्रभार सेनापति के द्वारा देखा जाता था। सातवां जो मंत्रालय बनाया गया इनके द्वारा वह था पंडित राव। तत्कालीन समय धार्मिक अनुदानों एवं अनुष्ठानों की जो भी कार्य व्यवस्था की जाती थी वह कार्य व्यवस्था इस पंडित राव के अधीन की जाती थी। और आठवां व अंतिम महत्वपूर्ण मंत्रालय था न्यायाधीश का। राजा देखिए छत्रपति और राजा प्रमुख न्यायाधीश होता था, लेकिन राजा के बाद में जितने भी दीवानी या फौजदारी मुकदमे बनते थे उन मुकदमों का न्याय करने के लिए न्यायाधीश को बनाया गया था। तो ये 8 प्रमुख मंत्रालय बनाए गए और इन 8 मंत्रालयों का अलग अलग विभाग बनाया गया, अलग अलग उनके कार्य प्रभार बनाए गए। हम यहाँ पर पेशवाओं के उत्थान में देखते हैं कि इन 8 में पेशवा सबसे शक्तिशाली थे। तो यह पेशवा पहले अष्टप्रधान से ऊपर उठे और फिर शिवाजी के बाद में जब उनके वंशज कमजोर हुए तो ऐसी स्थिति में ये छत्रपति से ऊपर उठ गए। अब अपन देखते हैं कि यह इनके जो शक्ति के केंद्र विभाजित हुए वो कहाँ कहाँ पर बने। देखिए, जब शिवाजी के बाद में उनके वंशज लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए और पेशवाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो उसके बाद में पेशवाओं ने धीरे धीरे जब अपनी शक्ति बनाई तो मराठा सरदार जो थे वह भी अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित होते हुए चले गए। तो इस समय 6 शक्ति के प्रमुख केंद्र बन गए थे। वह कौन कौन से थे उसमें देखिए, सबसे पहला सतारा में छत्रपति स्थापित हुए। पुणे में पेशवा स्थापित हुए। ग्वालियर में सिंधिया। नागपुर में भोसले। बड़ौदा में गायकवाड़। इंदौर में होलकर। ये 6 शक्ति के केंद्र मराठाओं के बन गए थे, जिन्होंने कि अपने आप को संगठित रखते हुए ही कार्यवाहियां की थी, लेकिन साथ के साथ अपने राज्य भी इनके द्वारा पल्लवित और पोषित किए गए। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी युद्ध हुआ करता था, संघर्ष हुआ करता था, तो उसमें सभी को जाना अनिवार्य होता था। केवल 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक तो पंडित राव व न्यायाधीश, जो कि युद्ध में भाग नहीं लिया करते। एक छोटा सा मंत्रालय और बनाया गया था जिसे चिटनिस कहते थे। यह मुंशी के नाम से भी जाना जाता था और पत्राचार लिपिक भी इसे कहते थे। यानी कि यह पत्राचार की सारी व्यवस्थाएं इसके द्वारा तत्कालीन समय की जाती थी। यह सारी प्रशासनिक व्यवस्था अपन ने इनकी देखी। अब आते हैं पेशवाओं के उत्थान की। अपन ने जो चर्चा करी कि पेशवा पहले अष्टप्रधान की शक्ति से ऊपर उठे और उसके बाद में वह सारे के सारे छत्रपति की शक्ति से भी ऊपर उठ गए। अब प्रमुख पेशवा कौन कौन से थे? प्रमुख पेशवा में देखिए
कि 1713 ईस्वी तक आते आते पेशवा इतने मजबूत शक्ति में आ गए थे कि इन्होंने अपने आप को पूर्णतः स्थापित कर लिया था। छत्रपति केवल नाम मात्र का शासक था, सारी की सारी व्यवस्था इन्हीं के अधीन थी। बालाजी विश्वनाथ, इनका कार्यकाल रहा 1713 से 1720 ईस्वी। बाजीराव, इनका कार्यकाल रहा 1720 से 1740 ईस्वी। बालाजी बाजीराव, इनका कार्यकाल रहा 1740 से 1761 ईस्वी। और इसी के काल में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि मराठों को अहमद शाह अब्दाली के साथ में लड़ना पड़ा। और इसमें अपन सब जानते हैं, जिसकी कि अगले व्याख्यान में अपन चर्चा करेंगे, कि पूर्णतः विनाश होते होते बचा मराठा साम्राज्य का, वह बालाजी बाजीराव के अधीन ही हुआ। लेकिन माधवराव के अधीन शीघ्र ही मराठे फिर से उठ खड़े हुए और इन्होंने फिर से मराठा साम्राज्य का पताका जो है वह हिंदुस्तान के पक्ष पर रख दी। इनके चाचा थे रघुनाथ राव और भाई था नारायण राव। ये पेशवाओं की स्थितियां रही, पेशवाओं की स्थितियों के अधीन इस प्रकार के साम्राज्य रहे और पेशवाओं का उत्थान हुआ और इन व्यवस्थाओं के अधीन ही सारी प्रक्रियाएं मराठा साम्राज्य में चली। धन्यवाद।